खुशियों के नए तराने, खामोशियों के बादल हटाने, सोए सपनों में पंख लगाने, लाइफ में आशाएं जगाने, उड़ान है उमंगों की, रेडियो एमिटी 107.8 FM। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम भारत भर में अपनी नदियों की दयनीय स्थिति से अवगत हैं। तेजी से शहरीकरण हमारी नदियों के क्षरण का प्रमुख कारण रहा है। अत्यधिक प्रदूषण, अपर्याप्त सीवेज उपचार, अतिक्रमण, बांधों के कारण सभी प्रवाह रुकने से नदियों में सीमित पानी के कारण नदियों की स्थिति और खराब हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि नागरिक इन तेजी से बिगड़ती स्थितियों और इसके परिणामों के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। हम भूल गए हैं कि नदियां न केवल मनुष्यों को जीवन देती हैं, बल्कि इस ग्रह पर मनुष्यों के अलावा अन्य जीवन का भी समर्थन करती हैं। हमारी नदियों के बिना हमारे पास पर्याप्त पीने का पानी नहीं होगा और हम जैव विविधता का एक विशाल हिस्सा खो देंगे। हम यह भी भूल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पहले ही हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। यदि हम अपनी नदियों का ध्यान रखेंगे तो हमें वो जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं और बाढ़ के जोखिम को भी कम कर सकती हैं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष गुप्ता सर, जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट नमामि गंगे, साथ ही पीयूष गुप्ता सर एज ए नोडल ऑफिसर GIS सेल, गंगा नॉलेज सेंटर एंड प्रयाग पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर माधुरी कुमारी, प्रोफेसर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग ऑफ डिप्टी डायरेक्टर प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो एमिटी के स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के इस खास चर्चा की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पीयूष सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, कृपया नदी के पुनर्जीवन के बारे में बताएं। नदियों को पुनर्जीवित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं सर? सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे होस्ट पीयूष जी हैं, मुझसे जो आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन जानना खासकर यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिवर रेजुनेशन का फार्मूला क्या है जी, क्योंकि ये एक लाइव एंटिटी है। नदी जो है एक जीवित इकाई माने, अभी उत्तराखंड के जो न्यायालय है उन्होंने ये कहा है कि नदियों को भी जो है माँ माना है और जो है ये एक जीवित इकाई है जी। और जीवित इकाई को सही करना, उसके किसी भी चीज़ में बदलाव करना एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है जी। ऐसा कोई सिंपल फार्मूला नहीं है कि इसको हमने लगा दिया और इससे नदी साफ हो गई। गंदा करना बिल्कुल ईजी है जी, लेकिन इसको क्लीन करना, क्लीन नहीं, आपने रिजुनेट की बात करी है, मतलब उसको फिर से प्राचीन टाइम समय जैसे थे वैसे कन्वर्ट करना। तो ये पुनर्जीवित करने वाली प्रोसेस जो है बहुत ही, ये भी एक रॉकेट साइंस है कि एक बार अगर नेचुरल रिसोर्स अगर अर्थ पे डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको फिर से उसी ओरिजिनल स्टेट में लाना जो है लगभग जो है सैकड़ों वर्षों की कहानी हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत संभल के सब चीज़ पे काम करना था। जब ये प्रॉब्लम हमारे पास आई, हमारे मिनिस्ट्री में आई, तो हमने 7 IIT कंसोर्टियम का एक मीटिंग बुला करके उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि रिवर रेजुनेशन करने का जो एग्जैक्ट फार्मूला होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे स्टडी करके, नेशनल लेवल पे स्टडी करके, तब हमने जो है उस कंसल्टेशन के बाद एक फार्मूला निकाला कि सबसे पहले किसी भी नदी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसमें अविरल धारा पे इम्प्रूव करना पड़ेगा जी। अविरल धारा जब हम बोलते हैं मतलब कंटिन्यूअस फ्लो, और फ्लो उसमें जितना मेंटेन रहेगा तो नदी को सही करना बेटर रहेगा। उसके बाद है अनपॉल्यूटेड, मतलब उसको जो है निर्मल धारा करना है, उसमें पोल्यूशन कम से कम जाए, 0 लिक्विड डिस्चार्ज हो, कोई भी पोल्यूशन वाला जी। तो दूसरा चीज है था। तीसरा इसमें कंपोनेंट ये है कि जनगंगा जी, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तो ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम बन के रह जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले आ दिए बट उसको ओन करने वाले लोग उसके नियर बाय रहने वाले लोग हैं बिल्कुल। और चौथा कंपोनेंट इसमें हम कहेंगे अर्थ गंगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे जो NGC की मीटिंग होती है नेशनल गंगा काउंसिल की, उसमें उन्होंने एक नया ऐड करने के लिए बोला अर्थ गंगा। जब हम अर्थ गंगा बोलते हैं इसका अर्थ का मतलब इकोनॉमी से नहीं है,
अर्थ का मतलब उसके लाइवलीहुड से, उसकी प्रॉस्पेरिटी से कैसे लोग कनेक्ट होते हैं, उससे बहुत सारे लोग हैं अपनी जीवन यापन करते हैं। उस नदी किनारे की इकोनॉमी अलग होती है। बिल्कुल। और अगर आप और पुराने टाइम में जाएंगे, मानव सभ्यता का विकास ही नदी किनारे ही हुआ, क्योंकि सारी इकोनॉमिकल प्रोसेस वहीं से चलती हैं। और एक अच्छा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है कोई एक नदी, मतलब कंट्री की। तो सीधा बहुत इजी अंडरस्टैंड में फार्मूला है कि हमें अविरल रखना है नदियों को, निर्मल रखना है नदियों को, लोगं का जुड़ाव भी होना है उसमें से, और लोगों को उससे अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, जिसे अर्थ गंगा कहते हैं। लाइवलीहुड लोगों का चलते रहना चाहिए। चौथा और पांचवा है एक, इसमें जो है इन्वायरमेंटल फ्लो, जिसे पर्यावरणीय प्रवाह कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होना चाहिए। जितना नदी को पानी की आवश्यकता है, नदी को पानी की आवश्यकता मतलब नदी में रहने वाले एक एक जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, सबको जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना तो हम दे ही दें नदी को। और 7वां नंबर का जो है जियोलॉजिकल एंटिटी, उसके जो सैंड माइनिंग है, जो मॉर्फोलॉजी है, रिवर मॉर्फोलॉजी है, उन सबको भी मेंटेन रखना। तो सारे कंपोनेंट को मिला के, प्लस एफॉरेस्टेशन भी उसी में है, जियोलॉजिकल एंटिटी में एफॉरेस्टेशन भी है। ये सारे कंपोनेंट पर अगर हम काम करते हैं तब जाकर के एक नदी पुनर्जीवित हो सकती है। उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी डिटरमाइन नहीं हो सकता, और डिपेंड ऑन द कितना पोल्यूशन है। जी, श्रोताओं, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया इस प्रश्न का कि कैसे हम अपनी नदी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। श्रोताओं, हमारा अगला प्रश्न जो है वो डॉक्टर माधुरी जी से है। मैम, इस कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है वो है नदी की पुकार। कुछ इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी आप? जी, धन्यवाद पीयूष जी। नमस्कार श्रोताओं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर पीयूष नमामि गंगे से। कहानी जो शुरू हुई नदी के पुकार की, वो उसका जड़ जो है वो मैं नमामि गंगे को ही मानती हूँ। मैं वाटर रिसोर्स की प्रोफेसर हूँ और अमेठी विश्वविद्यालय में 10 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। ये अमेठी विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है वो यमुना जल क्षेत्र में है, और आए दिन हम रोज़ यमुना की बिगड़ती स्थिति को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यमुना तो एक उदाहरण है। यदि आप भारत के किसी भी नदी को देखें तो काफ़ी जगह पे हमारे नदियों की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। तो ये सब देखते हुए और एज अ प्रोफेसर ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हमें लगा कि ये बहुत ही आवश्यक है कि एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन को इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और इसके प्रति कुछ अपना कदम उठाना होगा, जिससे कि हम नदी के सफाई में योगदान कर पाएँ। तो ये जो नदी की पुकार, ये आप देखिए, पीयूष जी ने बताया कि नदी की मानवताकरण हम कर रखे हैं। आज हम नदी को एक मानव माँ की तरह मानते हैं। यदि आप ये गंदे नदियों की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि ये जैसे गुहार कर रहे हैं कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यदि हमने आज कदम नहीं उठाई तो ये नदी की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कल जो ये नदी हमारी लाइफलाइन है, ये एकमात्र बस दृश्य और पेंटिंग में ही रह जाएंगी। तो ये सारे मुद्दे को नज़र में रखते हुए हमने सोचा कि एक रेडियो कार्यक्रम बनाया जाए जिसके थ्रू हम कम्युनिटी को रीच आउट कर सकें। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिसर्च करता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खास करके यदि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उनके बच्चे रिसर्च करके काफ़ी सारी चीज़ें जो नदी के प्रदूषण के लिए काम किया जा सकता है वो निकालते हैं। संस्था जैसे नमामि गंगे है, वो प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, वो काफ़ी सारी सपोर्ट देता है जिससे कि आपके इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अब ज़रूरत है हमें कम्युनिटी की, समाज की, जो कि हमारे साथ जुड़े और हम साथ मिलकर नदी के प्रदूषण को कम करने में योगदान करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम का जो थीम है वो नदी की पुकार रखी गई है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको विस्तार में बताया इस थीम के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पीयूष जी से है। पीयूष जी, ये नदी स्वास्थ्य क्या है? हम कब कहते हैं कि नदी की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, ठीक है या खराब है? इसको हम कैसे अपने श्रोताओं को समझाएं? आप कुछ इस पे थोड़ा अपना प्रकाश डालें।
धन्यवाद। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि नदी स्वास्थ्य क्या है जी, तो जैसे हम नदी स्वास्थ्य की बात करते हैं, जैसे आप मानव स्वास्थ्य को कंपेयर करें कि आप कब आप हेल्दी फील करते हैं, जब आप खुश फील करते हैं, सुस्ती नहीं फील करते हैं, कोई काम कहने पे तुरंत खड़े हो जाते हैं, ठीक वही नदी है जी। नदी में जितना पानी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जी। पहले वो तो डाइल्यूशन से ही पोल्यूशन एक दूर हो सकता है, और नदी में पानी जितना रहेगा उतनी अच्छी बात है। तो पहला तो हमें उसके पानी पे ध्यान देना है कि नदी में पानी है, उसके सीजन में, उसके लीन पीरियड में पानी है तो बहुत अच्छी बात है जी। और दूसरा चीज है उसका जो है रिवर स्पेस। हर एक नदी का अपना एक स्पेस होता है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि एमआईटी यूनिवर्सिटी यमुना के फ्लड प्लेन में है, अक्षरधाम फ्लड प्लेन में है, लाल किला फ्लड प्लेन में, तो रिवर का भी अपना एक स्पेस है। जी। मतलब जहाँ तक पानी दिख रहा है सिर्फ वो नहीं, जी। जहाँ तक फ्लड आता है वो सारा एरिया नदी का ही है, रिवर स्पेस का। हाँ, वो रिवर स्पेस कहा जाता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे एम्बैंकमेंट बना दिए, नदी को ही मतलब उसके सिकोड़ते चले गए। जी। तो वो जब तक हम उसको इंक्रोच करना छोड़ना शुरू करेंगे तब जाकर के नदी अपने खुल के जी हो पाएगी। जी। तो हमें रिवर स्पेस भी ठीक हो। उसके बाद आता है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी नहीं, जो कि हम मेन पैरामीटर DO BOD से पैरामीटर मेजर करते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत सही है। रिवर के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले DO होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जितना अच्छा डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन होगा उतना नदी अच्छी है। जी। और इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक लैब में आप टेस्टिंग करते हैं, वही पैरामीटर DO BOD फीकल कोलिफॉर्म pH मोर देन 75 पैरामीटर, मतलब हम लोग उसको करते हैं। बट मेनली तो DO हो गया रिवर के लिए। ये तरीका हो गया हमारा जो है फिजिकली लैब में टेस्ट होके आता है। वो कहीं एक जगह डिटरमाइन पे हम सैंपल लेते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी में लेते हैं, उससे नस करते हैं। और इसका दूसरा एक तरीका है कि उसमें रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है, जो आइकॉनिक स्पीसीज है, जैसे अगर गंगा नदी में डॉल्फिन आज भी मिल रही है मतलब नदी जिंदा है। जी। कुछ और दिखे ना दिखे, उसको उस जगह का आप कितना भी पैरामीटर चेक कर लीजिए लैब में, अगर डॉल्फिन मिल रही है मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत अच्छा है। हिल्सा मिल रही है मतलब आपका पोल्यूशन फ्री है थोड़ी। तो ये सब जो आइकॉनिक स्पीसीज है, जैसे आप स्माइल कर रहे हो तो मतलब है कि आप हेल्दी फील कर रहे हो, और अंदर से आपको कोई भी एक ऐसी बीमारी लग गई अब नकली हंसी नहीं हंस पाओगे। उसी तरह से नदी है, जब तक मछलियां अटखेलियां ना करें, उसमें किनारे कछुए ना हो, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये इसी से पता चलता है नदी कितनी स्वस्थ है आपकी। उसके किनारे जो है पेड़ हो, पेड़ मतलब ऐसा नहीं एलियन स्पीसीज के पेड़ हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसे स्पीसीज के पेड़ लगा दीजिए जो वहाँ होते नहीं थे। क्योंकि हमें सिर्फ वृक्षारोपण पे ऐसा होता है आजकल, 1 करोड़ पेड़ लगा दिया आपने, 1 लाख पेड़, वो ऐसा नहीं करना है। जो पेड़ उस मॉडल में होते थे वो सारी स्टडी हो रखी है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिवर किनारे कौन प्रिस्टाइन टाइम में स्पीसीज थे उसकी भी मैपिंग सारी चीजें। प्लस गंगा नदी क्वालिटीज में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, उसको भी मेंटेन करने के लिए BOD कितना होना चाहिए, सारी स्टडी नीरी नागपुर है उन्होंने स्टडी कर रखी है। तो हमें वॉल्यूम पे, वाटर क्वालिटी पे, रिवर स्पेस पे, और प्लस जो है लोगों का उससे जुड़ाव कितना है। अगर लोगों का उस नदी से जुड़ाव नहीं हुआ तो भी वो नदी पोल्यूटेड है। जैसे आप दिल्ली में देख लेंगे यमुना को, बिल्कुल लोग यमुना किनारे से निकल के चले जाते हैं ऑफिस, शायद नीचे भी शायद ही कोई आते समय ऑफिस या घर जाते समय एक बार भी देखता हो। तो वो जब तक जुड़ाव नहीं होगा लोगों का, जैसे हरिद्वार किनारे लोग देखते हैं, लोग टच करते हैं, तो वो अपनी नदी को वहां समझते हैं। जहाँ जब आप आंटी समझने लगोगे तो बस उतना ही ध्यान दे पाओगे जितना। यही सारा चीज मिला करके नदी को स्वास्थ्य को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, नदी कितनी स्वस्थ है आपकी। उसी से हम हर एक सिटी का वो एक दर्पण होता है, आईना। दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, आप नदी को देख के बता सकते हैं। और इस सदी की, जैसे हम कहते हैं, इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट का सबसे प्रॉब्लम होता है। और क्लाइमेट क्राइसिस इज द वाटर क्राइसिस। दोनों से एक दूसरे का, दोनों नहीं, वाटर क्राइसिस अगर हो गया तो क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही है जी। अगर वाटर क्राइसिस नहीं है तो क्लाइमेट क्राइसिस भी नहीं होगा जी। इन सबको कोरिलेट करके मैं अपना आंसर सबमिट करता हूँ। जी। बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने नदी के स्वास्थ्य के बारे में। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हम डॉक्टर माधुरी से कर रहे हैं। नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है मैम? सरफेस पर भी और अंडरग्राउंड पर भी कितने भी स्थानों पर पानी है, फिर नदी क्यों? थैंक यू पीयूष जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये शायद काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि हम इतनी ज़्यादा नदी की गुहार कर ही क्यों रहे हैं। नदी नहीं होगी तो अंडरग्राउंड का वाटर भी तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पानी की उपलब्धता
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस पर है या अंडरग्राउंड है, इसको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है और इसमें केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। तो पहले तो यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास फ्रेश वाटर ही 2.5% ही अवेलेबल है, हालांकि आपके पास 71% हिस्सा जो है वो आपका पानी से कवर्ड है। तो ये इम्पोर्टेंस है फ्रेश वाटर का। अब जहां तक फ्रेश वाटर की यदि हम बात करें और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो इसमें से लगभग 70% हिस्सा जो है वो ग्लेशियर और बर्फ में के रूप में ही मिल पाता है, यानी कि वो इजीली अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए। तो जो अवेलेबिलिटी है उनमें से जो फ्रेश वाटर है वो मैक्सिमम या तो सरफेस वाटर के रूप में नदी, ओशियन या लेक में है, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर में है। अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा प्रतिशत है और सरफेस वाटर में कम है। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कम है तो फिर इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर तो काम करेगा ही यदि नदी सूख जाएगी तो। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नदी में यदि पानी की उपलब्धता नहीं होगी, यदि नदी में पानी सूख जाएगी तो वाटर टेबल हमारा कम हो जाएगा। और यदि वाटर टेबल कम हो जाएगा, जो अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं वो बिल्कुल वाटर टेबल से ही रिलेटेड है। वाटर टेबल यदि कम हो गया तो हमारी नदी का इम्पोर्टेंस वहीं पर आता है कि नदी एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही है। यदि नदी में पानी होगा, नदी की बहाव पूर्ण बनी रहेगी, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी अवेलेबल होगा। तो इसलिए नदी एक लाइफलाइन है और ये हमारे बातों के दौरान बहुत क्लियर हो गया है कि नदी केवल एक जल के कारण ही नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं, बट इसके साथ हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी समाज, सारी डेवलपमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये है नदी की इम्पोर्टेंस। दो, हमारा पानी अंडरग्राउंड में है, लेकिन यदि नदी सूख जाएगी तो फिर अंडरग्राउंड वाटर की भी उपलब्धता जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हमें इसको सुरक्षित करना ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जी श्रोताओं, आपने जाना कि इतनी इम्पोर्टेंस नदी की क्यों है। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमारे जीवन में नदी का कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण ये स्थान रखती है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो डॉक्टर पीयूष जी से है। सर, नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ विशेष योजनाओं या कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ इस पे हमें बताएं। नदियों के प्रदूषण, सबसे पहले मैं इसकी बहुत शुरुआत में जानना चाहूँगा, नदियों के प्रदूषण को पहले कम करने के लिए जो सरकार की योजनाएं स्टार्टिंग से आई वो थोड़ा सा एक लिमिटेड स्पेस के लिए रही, वो प्रायोरिटी पे रही, लिमिटेड बजट के लिए रही, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रही। बट आफ्टर नमामि गंगे जब हमने जैसे आपने इसका प्रभाव पूछा है, तो प्रभाव ये है कि जब हमने नमामि गंगे के बाद, क्योंकि नमामि गंगे में हमने बेसिन अप्रोच रखा, मतलब होलिस्टिक पूरा उसका सारा बेसिन लिया जी। तो जब पूरा कंप्लीट बेसिन लिया और लगभग हमें भी 1 डिकेड लगभग अब होने जा रहा है हमारा पूरा कार्यकाल इसका, तो अब उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे ये आ रहा है कि जितने शहर थे, बड़े शहर जिनकी गंदगी पहले डायरेक्टली जो है अधिकांश रूप में डायरेक्टली नदी में आती थी, क्योंकि उनके सीवेज का प्रबंधन उतना नहीं हो पाया था। जैसे सबका शहर साफ हो गया, मतलब सबका कार्यालय साफ हो गया, घर साफ हो गया, आवास साफ हो गया, गांव साफ हो गया, शहर का कचरा कहाँ जाता था? नदियों में जाता, नदी किनारे आता, नदियों में नहीं को डालता था। वो गाड़ियां आकर के नदी किनारे जो है डंपिंग यार्ड, सारा पूरे शहर का डंपिंग यार्ड बन जाता है जी। लेकिन अब धीरे धीरे आफ्टर नमामि गंगे आप देखेंगे तो जितने मेजर सिटीज हैं सबका अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है जी। इवन दो हमारे दिल्ली में भी जो है ओखला का भी जो आप देखेंगे 565 MLD का वो भी प्लांट रेडी है, 80 MLD ऑपरेशनल है, टेस्टिंग फेज में, बाकी जस्ट लॉन्च होना है जी। तो जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी कंप्लीट करी, गंगा के जितने भी मेजर टाउन थे, मेजर 98 टाउन्स जितने भी मेजर हैं, कानपुर, वाराणसी, जितने भी हैं, सबका अपना सीवेज प्रबंधन के लिए जो है डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन कम से कम जाए, वो हमने लगभग 100% तैयारी कर ली है कि हमारे लगभग सारे रेडी हैं और अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। प्लस जो है हमारा जो पानी ट्रीटमेंट के बाद रिसाइकिल रीयूज हो, हम उसमें भी आगे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट धीरे धीरे नदियों में
अब दिखने लगा है। इसको हम कैसे कहेंगे, तो मैं अभी ऐसे कह रहा हूँ, आप ऐसे नहीं मानेंगे। अगर डेटा के फॉर्म में अगर आप देखेंगे जो हमारा 14 में या पिछले जितने भी डिकेड के डेटा हैं सबको अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, आप ऊपर डालेंगे, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो अब डीओ की इम्प्रूवमेंट ओवरऑल पूरा फ्रॉम सोर्स टू सिंक तक डीओ इम्प्रूव दिख रहा है आपको जी। सब कुछ 1-2 स्थानों पे लास्ट टाइम किसी एक सीजन में या कुछ उसका इम्पैक्ट रहा, बट वो भी अब धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव हो रहा है। नदी का अगर डीओ इम्प्रूव हो रहा है, अब प्लस जो है ये तो हो गया एक पैरामीटर वाइज, जहाँ डॉल्फिन की हमें साइटिंग जो जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो हम बाकी पैरामीटर हम छोड़ देते हैं। हम जो लाइव एंटिटी उसमें रहने वाले जो जीव हैं, अगर वो नंबर अब बढ़ रहा है, बायोडायवर्सिटी मैपिंग में वो बढ़ रहा है, तो हम मान रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है जी। तो इसका प्रभाव यही, लोग पहले थोड़ा सा जागरूक हुए हैं जी। अगर ये जागरूक नहीं होते तो आज हम कम्युनिटी रेडियो में एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ यंग टैलेंट कंट्री के आते हैं, मतलब इस जनरेशन के बच्चे जो जेड जेन कहते हैं, वो बच्चे अगर आ रहे हैं, अगर उनको सुनने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने लगे हैं जी, अगर वो भी अगर इसको रियली में सुन रहे होंगे तो मान लीजिए कुछ इम्प्रूव हो रहा है जी। श्रोताओं, सर के आंसर से पता चल रहा है कि सरकार ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इस जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसका प्रभाव नदियों के प्रदूषण पे दिख रहा है कि वो कितना कम हो रहा है, और आई होप कि ये और बहुत तेजी से आगे काम करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा डॉक्टर माधुरी जी से है। मैम, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये हमारे श्रोताओं को प्लीज़ बताइए। जी पीयूष जी, ये शायद हमारे डिस्कशन के दौरान काफ़ी आंसर्स में निकल के आ ही चुका है। यदि हम प्रदूषण को रोकने की बात करें तो पहले ये समझना होगा कि प्रदूषण का मेन कारण क्या है, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो यदि हम मेन कारण की बात करें तो प्रदूषण मेनली जो अनट्रीटेड पोल्यूटेंट्स हैं जो हम डायरेक्टली नदी में छोड़ रहे हैं उसके कारण हो रहा है। दूसरा, डायरेक्ट जो कूड़ा है वो डंप किया जा रहा है नदी में। मेनली यदि आप देखें प्लास्टिक के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, काफ़ी जगह पे शहर बनने लगे हैं, और शहर बन रहे हैं वो ठीक है, बट शहर कि एंक्रोचमेंट जो रिवर के बैंक्स की ओर हो रही हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम है। और फिर यदि हम बात करें वृक्ष, अगेन मिस्टर पीयूष जी ने ऑलरेडी बताया, यदि आपके ट्रीज प्लांटेशन यदि कम है तो फिर आपका ये सॉइल इरोजन होता है, और जिसके कारण कि ये नदी को पोल्यूट कर रहा है। तो पोल्यूशन के ये मेजर रीजंस हैं, हालांकि और भी बहुत सारी रीजंस हैं। यदि कम्युनिटी की तरफ से हम देखें, यदि कम्युनिटी इससे जुड़ती नहीं है, यदि कम्युनिटी इसको अपना नहीं मानती है, तो फिर ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी नदी के साफ करने का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, कम्युनिटी को नदी को अपना समझना, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जो हमें देखना पड़ेगा। तो इसको ये यदि रीज़न है तो हम देखते हैं कि इसको रोकने के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो पहला देखें कि यदि आपके पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं नदियों में, तो फिर इसको रोकने के लिए आपको ट्रीटमेंट प्लांट्स रखने पड़ेंगे, ताकि जो पोल्यूटेंट जा रहे हैं वो ट्रीट हो, और ट्रीट होने के बाद सही चीज नदी में जाए। तो जैसे सरकार ने इस पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है, और अब हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट प्लांट्स आ गई हैं, और यह एक तरीके से गाइडलाइन है कि आप ट्रीटेड वाटर ही पानी में डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और ये हमारे हर इंडस्ट्री को ज़रूरी है कि वो इसको अपने गाइडलाइन में डालें, ताकि वो कोई भी पोल्यूटेड पानी रिवर के अंदर ना डालें। दूसरी चीज़ जो है वो है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन होना ही है, ऐसा तो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, विकसित भारत की बात कह रहे हैं, लेकिन अब उसको सस्टेनेबल फॉर्म में करना है अर्बनाइजेशन को, और प्लान ढंग से करना है। तो ये एक और कदम है, और वृक्षारोपण ये तीसरा कदम होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होगा कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना, जिससे कि हम नदी के प्रदूषित होने के रीजंस को समझें और उसको रोकने के लिए हम साथ में काम करें। जी, तो श्रोताओं, आपने मैम के आंसर से समझा कि आपकी कितनी इसमें सहभागिता इम्पोर्टेंस रखती है। तो आई होप कि आप इसमें सहयोग देंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीयूष जी से हमारा सवाल है,
सर, आपके अनुसार कॉमन पीपल या यूँ कहें कि कम्युनिटी नदी पुनर्जीवन में कैसे योगदान दे सकता है? जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि कॉमन पीपल, जिसे हम शुद्ध भाषा में आम आदमी कहते हैं, जनमानस कहते हैं जी। ये नदी जो है सबसे पहले न सरकार की है न सिर्फ जनता की, ये हम सबका एक साझा विरासत है। बिल्कुल। आप अपने घर की कोई चीज़ गंदी होना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, न किसी को गंदी होने देते हैं। तो ठीक वैसे ही ये साझा विरासत नदी जो हमें मिली है, एक तो नदियाँ इस देश में, इस नदियों का देश कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दुख तब होता है जब धीरे धीरे नदियों का नाम नालों में परिवर्तित होता है जी। और वो नालों में परिवर्तित कोई कहीं की सरकार आके नहीं करती है जी। वो धीरे धीरे हम ही लोग उस नदी को, आम जन का बहुत बड़ा योगदान है, इतना सराहनीय योगदान है कि कभी कभी रियली अगर आप देखेंगे तो बहुत, जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट हों, अच्छी गवर्निंग बॉडी हों, अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट, अगर वहाँ भी नाला बहता है तो दर्द होता है जी। मैं एक यंग हूँ, भले मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हूँ या जो भी, इससे पहले मैं एक इंसान हूँ जी। नदियाँ नाला में परिवर्तित होती हैं, इस इरा की सबसे दुख की बात है जी। अगर हमें दुख नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है, तो शायद हमारा अंदर का जमीर मर गया है जी। और जनमानस को इस पे आक्रोश होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, नहीं लगता है तो फिर भी लगना चाहिए जी। और उनका योगदान ऐसे, सबसे पहले अगर हम साफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगली गंदगी ना करें, जो हो गया सो हो गया जी। क्योंकि अब नई पीढ़ी तो समझ रही है कि कूड़ा डस्टबिन में डालें, बट अभी भी हम बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब पोल्यूशन क्या, वो नहीं कि अब सिंपल पुराना वाला पोल्यूशन आ रहा है, इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए हम सारी चीज़ें हटा देते हैं, साइंटिफिक कंसेप्ट हटा देते हैं, अब कल्पना करिए कोविड के टाइम में अगर जैसे एयर पोल्यूशन उस समय था, वायरस था, आपने मास्क लगा लिया, आप बच गए जी। सपोज करिए अगर न्यूज पे एक इसी तरह के न्यूज चैनल पे आता कि पानी में भी कोरोना वायरस मिल रहा है जी। वो नदियों में चला गया है, नदियों से ग्राउंड वाटर में चला गया है, फिर आपकी बिस्लरी बॉटल में आ गया है। अब आप अगले दिन की शुरुआत करिए, आज का दिन का शुरुआत हो गया 6 बजे और आप लाइव बोल रहे हैं कहीं रेडियो प्रोग्राम से कि आपका दिन शुभ हो, गुड मॉर्निंग इंडिया, जो भी होता है जी। कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे नदियों को गंदा करने से रोकने के लिए सबसे पहले खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा, हर घर से, इंडिविजुअली जी। स्कूल कॉलेज लेवल पे हैं तो आप जो है रिवर पार्लियामेंट बनाइए। आम जनमानस है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे भुवन गंगा मोबाइल ऐप है, कहीं भी डंपिंग दिखता है आपको, सॉलिड वेस्ट कचरा दिखता है, नए नाले दिखते हैं, उसको आप जियो टैग करिए, वो विदिन अ सेकंड सर्वर पे जाता है। उस सर्वर से जब एक डेटा इकट्ठा होता है, हमें ऐसा नहीं कि उसके तो पेनाल्टी लग जाएगी, क्योंकि पेनाल्टी लगाना और सजा देना एक ये दूसरा टारगेट है, तो हमको सुधार नहीं रहे। उस डेटा से हम क्या करते हैं, अगली जो DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उस डेटा में वो काम आता है कि अच्छा इस एरिया में हम नाले ज़्यादा आ रहे हैं। और सर्वे करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कभी हम ड्रोन से करते हैं, कभी सैटेलाइट से, तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जो ह्यूमन एरर हमेशा रहेगा। तो ये सब जो डेटा, कैच द रेन था, मतलब कैच द रेन का कंसेप्ट था, वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, उन पानी को हमें जमा करना है। पानी तो हमें हमेशा मिलना है, सिर्फ मैनेजमेंट में इशू है कि पानी हर साल बरसता है, बट वो पानी नदी नालों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। तो हमें हर आदमी को जागरूक, अब जैसे अगर गवर्नमेंट एक बिल लाती है कि सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो लोग बचने के उपाय ज्यादा करते हैं कि इससे हम कैसे बचें। हम इंडस्ट्री को बोलते हैं रीयूज, रिसाइकिल करो, मतलब जो आपकी इंडस्ट्री से पानी निकला उसको ट्रीट करिए, फिर उसको आप यूज करिए जी। दिल्ली मेट्रो पहले जो ग्राउंड वाटर से अपने सारे कोच धोते थे, धीरे धीरे वो ट्रीटेड वाटर से धो रहे हैं। मथुरा रिफाइनरी पहले जो है यमुना से रिवर लेकर के रिफाइनरी में यूज करती थी, अब वो अपना पानी ट्रीट करके रिसाइकिल करके यूज होता है। तो लोगों में जितनी जागरूकता बढ़ेगी और जितने तरीके से लोग तैयार होंगे, यंग जनरेशन का तो इतना योगदान है, यंग जनरेशन चाहे तो बहुत कुछ चेंज कर सकती है, क्योंकि रॉकेट साइंस से भी सबसे मुश्किल साइंस है ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना जी। अगर वो हम चेंज कर ले गए तो हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मन की बात की पहले एपिसोड में भी प्रधानमंत्री जी ने नदियों के बारे में बात की जी, बिल्कुल, और रिपीट करके हर चौथे पांचवें अपने संस्करण में वो फिर नदियों पे जोड़ देते हैं। तो मतलब ऊपर के लेवल पे भी नदियों को लेकर के फोकस है, इंटरनेशनल लेवल पे भी नदियों को लेकर फोकस है। लोग हमारे यहाँ आते हैं, जैसे भी आगामी कुंभ आने वाला है, दुनिया देखती है कि मतलब जहाँ लोग जो है अपनी नदियों का पानी डायरेक्टली नहीं पीते हैं, वहाँ हमारे लोग आकर के आचमन भी करते हैं, नहाते भी हैं, कोई बीमार नहीं होता है जी। बिल्कुल, तो वो आस्था है, थोड़ा सा लोगों का जागरूकता है, अगर रहेगी तो हम नदियों को, शायद जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी कि नमामि गंगे, फिर से जो है नमामि गंगे जब हम बोलते हैं तो ये सारी नदियों के लिए होता है, तो सारी नदियाँ अविरल बहेंगी, निर्मल बहेंगी, स्वच्छ बहेंगी। अब बिना लोगों के ये कल्पना ही असंभव है। सर, आपने बहुत ही अच्छा
उत्तर दिया इस प्रश्न का। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा डॉक्टर माधुरी जी से है। मैम, नदी प्रदूषण को कम करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सरकारी संस्था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, समाज और हर आम आदमी को किस तरह से इस संबंध में काम करना चाहिए? हमारे श्रोताओं को प्लीज बताइए आप। जी पीयूष जी, यदि हम देखें तो ये आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यदि हम देखें तो साइंस, टेक्नोलॉजी ये एक सॉल्यूशन गिवर है, लेकिन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो कम्युनिटी हैं। तो एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी ओर कम्युनिटी। अब इसका यदि हम फ्लो देखें तो इसके बीच में जो बांध बनाते हैं वो है एक तो रिसर्च एंड इनोवेशन जहां हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, और दूसरा इस रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं वो एक हमारे यहाँ पे सरकार की संस्था है जैसे नमामि गंगे। तो ये यदि आप देखें तो बहुत ही बड़ा साइकिल है जिसमें कि हर एंटिटी, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूसेज हो, आइडेंटिफिकेशन हो, और उसको आइडेंटिफाई करने वाले एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, और उसको प्रमोट करने वाले यदि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च प्रमोटर्स हों, तो इन सबको एक साथ और एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा। तभी हमारा जो भी हम सोचें, जिस भी तरीके से हम इसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना और उसकी ओर काम करना, ये तभी मुमकिन हो पाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यदि आप बात करें तो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या एफिशिएंसी है, रिचार्ज कैसे हो सकता है, आप कैसे प्लास्टिक या इस तरीके के कूड़े जो नदी में या पानी में जाते हैं उसको आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमिटी यूनिवर्सिटी जैसी संस्था, जिसमें कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसा इंस्टीट्यूशन है, जिसमें बच्चे इन सब प्रॉब्लम्स पे को लेकर, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को लेकर काम करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। ये काम तभी कर पाएंगे यदि इनके सपोर्टर्स होंगे। तो इसमें नमामि गंगे या नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जैसे संस्थान का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रमोट करने की बात है, क्योंकि हम इंटरनेशनल विजन की ओर काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर काम कर रहे हैं, जिससे कि नदी की काफ़ी जुड़ाव है हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें आप तो यदि वो प्रमोट करेंगे तो हमारे बच्चे उस पर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जब ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में आए तो हमें पहुंचना पड़ेगा कम्युनिटी के पास, और कम्युनिटी के में कौन होता है? इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी होगी। और यदि आप बॉटम अप अप्रोच देखें तो इंडिविजुअल मेक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर जो सोल्यूशन आया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सोल्यूशन के जो प्रोवाइडर हैं वो हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि सपोर्टेड हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी संस्थानों से, और इसमें जो अहम भूमिका निभा रही है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये केवल रिवर पोल्यूशन या नदी प्रदूषण के लिए ही नहीं, ये किसी तरीके की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, यदि हम देखें नेचर की कोई भी प्रॉब्लम्स यदि आप देखें तो ये इस तरीके से ज़रूर सॉल्व हो सकता है। जी मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। हम आज अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये किसी अकेले सरकारी संस्था का काम नहीं है कि वो किसी भी नदी को साफ करे। ये पूरा काम एक सहभागिता से हो सकता है। मतलब हर एक आमजन को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि एक सब मिल के काम करेंगे तो आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट तो खैर सरकारी संस्था कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपनी सहभागिता इसमें पूरी तरीके से दिखानी पड़ेगी। इसी इन शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ आज के प्रोग्राम पे। सर, आपका और मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस रेडियो प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद। 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 ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।